चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले दिन तक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक काम कर लिए थे, रिफ्लेक्शन की पूरी कहानी हमारी खत्म थी और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग आज देखना है। देखो भाई कि होता क्या है कि अगर हम लोग बात करें किसका, रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि जब लाइट की रेज किसी एक मीडियम से आती है और सडनली दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसके डायरेक्शन में एक सडन चेंज हो जाता है। आप प्रैक्टिकली इस बातों को समझिए। तो जब भी कोई चीज अगर अचानक स्पीड चेंज हो तो क्या हुई है, सोचिए कि कोई गाड़ी रेस्ट में है और एकदम नया आदमी उसमें घुसा और उसको चलाया और अचानक से पूरा स्पीड डाल दिया, क्या होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। या फिर कोई गाड़ी क्या हो रही है, बहुत तेज चल रही है और अचानक से ब्रेक लग गया तो भी क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो अगर कोई भी चीज सडनली अपने स्पीड में चेंजिंग लाता है तो होता क्या चीज है कि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। इसी तरह से लाइट रे में भी जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो मीडियम का जहां सेपरेशन पॉइंट है वहां पे अचानक से क्या होगा कि लाइट का स्पीड सडनली चेंज हो जाएगा। और लाइट का स्पीड जब सडनली चेंज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपना डायरेक्शन बदल देगा। स्पीड लगातार अगर बढ़ेगी भी अचानक से तो भी डायरेक्शन चेंज, और अचानक से स्पीड घटी भी तो भी क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। और लाइट के केस में इसी डायरेक्शन चेंज होने के फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो कहा जाता है क्या कि व्हेन एवर, कहा जाता है क्या कि व्हेन एवर अ लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, then there is a change in the direction of light। क्या कहा जाएगा कि whenever there is change, whenever ऐसे लिखिएगा, whenever the light rays comes from a medium and enters to another medium। जब लाइट की रेज एक मीडियम से आएगी और किसी मीडियम में एंटर करेगी देन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे चेंज, then the direction of light ray change and this phenomenon is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि इस रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, डायरेक्शन का कॉज क्या है, डायरेक्शन चेंज होने का। तो इसका एक ही कॉज क्या है कि सडनली चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, कि अचानक से क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा मीडियम चेंज होने से, और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से क्या होगा कि ये अपना डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज कर लेगी। मान लीजिए कि यहां पर हम किसी एक ग्लास का स्लैब रखते हैं, यहां पर हम कोई एक ग्लास का स्लैब रखे और इस ग्लास के स्लैब के ऊपर जो मीडियम है, इस मीडियम को हम बोल देते हैं थोड़ा देर के लिए एयर, और ये जो है आपका, ये है कि आपका ग्लास। अब देखिए कि जब लाइट का रे एयर से चलेगा, एयर से जब लाइट का रे चलेगा तो कुछ इस तरीके से आएगा इस पर, और इस पर जब आएगा भाई लाइट का रे, तो ये लाइट का रे जब इस पर आएगा तो इस रे को जो आती है रेज, इसको आप बोलते हैं क्या, इसको आप बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर आती है इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हम लोग कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो इसी परपेंडिकुलर को आप क्या बोलते हैं, इसी परपेंडिकुलर को आप बोलते हैं क्या, इस परपेंडिकुलर को आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब देखिएगा कि यहां से ये लाइट की रे जो जाना चाह रही थी, ये जाना चाह रही थी किस डायरेक्शन में, इसको चले जाना चाहिए था सीधे,
इसको चले जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये करती क्या है कि ये अपना डायरेक्शन में एक सडन चेंज ले आती है, एक सडन चेंज लाती है। और जब ये चेंज ले आएगी तो इस वाले रे को जो है, इस वाले रे को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो कि फिर यहां ग्लास से एयर में आने वाली है लाइट की रे, तो अब ये लाइट रे भी जहां पर पड़ी है उस पॉइंट पर भी अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो नॉर्मल ड्रॉ करें तो जिस पॉइंट पर पड़ी इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और लाइट रे क्या होगी, फिर यहां से अपनी सडनली डायरेक्शन चेंज करेगी, और सडनली डायरेक्शन चेंज करेगी और कुछ इस तरीके से चली जाएगी। और इस जाती हुई लाइट रेज को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमरजेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। देखिए एक लाइट रे एयर से आई, जब ग्लास में टकराई तो नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, और फिर जब ये ग्लास से एयर में गई तो ये नॉर्मल से दूर चली गई। इस बीच में जो आती हुई लाइट रेज एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे जो बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देखिएगा ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये अगर आर है तो ये भी अल्टरनेट एंगल कितना होगा, आर। और ये अगर आई है तो ये भी कितना होगा, आई के बराबर में। लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंट। बात समझ में आ रहा है, इसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इमरजेंट। तो ये सारी टर्म आपकी क्लियर होगी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि एक सरफेस से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर किया तो एक बार नॉर्मल के तरफ मुड़ा, और एक बार क्या हुआ कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर किया तो ये नॉर्मल से दूर गया। तो आखिर कब कोई लाइट रे नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी और कब लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी। और एक चीज और कि आप देखिए कि इंसिडेंट रे ये वाली लाइन है और इमरजेंट रे ये वाली लाइन है। इस दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दीजिएगा इस बात का कि कब लाइट रे नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी और कब लाइट रे नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा क्या, कि हम लोग मीडियम के बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम लोग मीडियम का बात करेंगे रिफ्रैक्शन में, तो दो मीडियम का बात करेंगे, एक जिससे लाइट आएगी और एक जिसमें लाइट जाएगी। इस दोनों मीडियम में अगर लाइट का स्पीड डिफरेंट डिफरेंट हुआ तो रिफ्रैक्शन होगा। अगर दोनों में लाइट का स्पीड डिफर नहीं किया तब तो लाइट सीधे निकल जाएगी, तब तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो लाइट के स्पीड के बेसिस पर मीडियम को मेनली दो भाग में बांटा गया है, कि जिस दो मीडियम में हम लोग बात करेंगे उसमें किसी एक में लाइट का स्पीड अधिक होगा और किसी दूसरे में लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड अधिक होगी उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है क्या, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। उसे क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। जब भी हम लोग दो मीडियम का बात करेंगे, जब भी हम लोग दो मीडियम का बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे क्या कि द मीडियम इन व्हिच द स्पीड ऑफ लाइट, इन व्हिच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन अनदर गिवन मीडियम। जिस अनदर गिवन मीडियम से, दो मीडियम दिया रहेगा, दो मीडियम में से जिसमें लाइट का स्पीड अधिक होगा उसी मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। कि दो मीडियम में रिफ्रैक्शन होना है, एक एयर है और एक ग्लास है। तो आप जानते होइएगा कि एयर में लाइट का स्पीड अधिक है और ग्लास में लाइट का स्पीड क्या है, कम है। तो जिसमें अधिक है उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। और एक दूसरा जो टर्म आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो अब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में क्या कहेगा, तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में हम लोग ये जानेंगे कि द मीडियम in which the speed of light, in which the speed of light is less than
अनदर गिवन मीडियम, कि अगर दूसरे दिए हुए गिवन मीडियम से किसी मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है या कम होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर। आप सीधे सीधे ध्यान रखना है ये कि मान लीजिए कि यहां पर है ये एक सेपरेशन, इधर मान लीजिए कि है क्या, एयर, और इधर मान लीजिए कि है क्या, वाटर। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग लाइट का स्पीड मान लें एयर में कि ये है v1 और वाटर में हम लोग अगर मान लें ये है v2, तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये बात पता होगा कि वाटर के रिस्पेक्टिव एयर में लाइट का स्पीड क्या होगा, अधिक। तो अपने पास दो मीडियम गिवन है, एक मीडियम है 1 जिस मीडियम का नाम है क्या, एयर, और एक मीडियम दिया हुआ है m2 जिसका नाम है क्या, वाटर। एयर में लाइट का स्पीड अधिक है, इसका मतलब ये एयर जो होगा, इसका मतलब ये एयर जो होगा, ये एयर होगा कैसा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली कैसा, रेयरर मीडियम। और दूसरी चीज जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो दो मीडियम गिवन रहेगा जिसके बीच में रिफ्रैक्शन होगा, लाइट की रे यहां से आएगी, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, ऐसे डायरेक्शन अपना चेंज करेगी। तो इसमें जिसकी लाइट की स्पीड अधिक हो उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो, कम हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब देखिए कि यहां से आपको जो चीजें याद रखनी है पॉइंट करके, वो पॉइंट करके जो पहला पॉइंट है, व्हेन अ लाइट रे, when a light ray coming from rarer medium, अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से आ रही है, when a light ray coming from rarer medium enters to denser medium, अगर रेयर मीडियम से कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम में एंटर करती है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब ये क्या होगा, नॉर्मल के तरफ झुक जाएगा। जैसे आप देखिए कि मान लीजिए कि ये है कोई सा सरफेस, और इस सरफेस में आपको कह दिया क्या कि ये है मीडियम 1, जिस मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट है कितनी, v1, और ये कह दिया कि आपको कि ये है कोई सी मीडियम 2 जिसमें लाइट ऑफ स्पीड कितनी है, v2। अब आपसे कह दिया कि v1 ज्यादा है और v2 क्या है, कम है। तो v1 ज्यादा है v2 कम है, इसका मतलब ऊपर वाला हो गया रेयर मीडियम और नीचे वाला हो गया डेंसर मीडियम। अब देखिए कि अगर लाइट की स्पीड इससे आएगी, ऐसे लाइट आएगी, इस पॉइंट पे टकराएगी, और जिस पॉइंट पे टकराएगी उसी पॉइंट पे हम अगर एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अब ये लाइट रे के पास दो रास्ता है, क्या कि या तो ये क्या करे कि नॉर्मल के तरफ मुड़े, या क्या करे कि नॉर्मल से दूर भाग जाए। तो रेयरड मीडियम से ये डेंसर में आ रही है तो ये क्या होगी, नॉर्मल के तरफ बेंट करेगी, जबकि इसको चले जाना चाहिए था कैसे, सीधे। बात समझ रहा है, इसका रास्ता था सीधा, लेकिन ये क्या हुआ, नॉर्मल के तरफ बेंट कर गया। आप ध्यान से देखिएगा तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बातें समझ में आ रही है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट में जो आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट में आपको याद रखना है क्या कि एक लाइट रे, दूसरा पॉइंट में आपको याद रखना है क्या कि एक लाइट रे जो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा, दूसरा पॉइंट है आपको याद रखना क्या कि व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम एंटर्स टू रेयर मीडियम देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या है क्या कि व्हेन अ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से आए, एंटर्स टू रेयर मीडियम, then it goes away from the normal, तब ये क्या होगा कि नॉर्मल से दूर चला जाएगा।
कैसे नॉर्मल से दूर चला जाएगा, देखिए जरा सा, कि फिर से आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास ये एक मीडियम का सेपरेटर है, और मीडियम का सेपरेटर है क्या कि ऊपर जो है, तो अगर रेयर मीडियम के अलावा अब जो है तो ऊपर ही हम लोग क्या कर दिए, डेंसर मीडियम कर दिए। क्या कि ये है मीडियम 1 और इसमें लाइट की स्पीड है v1, ये है मीडियम आपकी 2, इसमें लाइट की स्पीड है कितनी, v2। लेकिन अब की बार ये दी हुई है आपको क्या कि अब की बार v2 जो है वो ज्यादा है और v1 क्या है, कम। तो जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हुई वो हो गया रेयर मीडियम, और जिसमें लाइट की स्पीड कम हुई वो क्या हो गई, डेंसर मीडियम। अब देखिए कि कोई लाइट रे अगर इस पर इंसिडेंट होता है कुछ इस तरीके से, तो इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल डालेंगे तो हमारा नॉर्मल होगा कुछ ऐसा, और ये क्या होगा, लाइट यहां से रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा, लाइट यहां से रिफ्रैक्शन के बाद अब देखिए कि डेंसर से रेयर में आया है, तो जब डेंसर से रेयर में आएगा तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, जबकि इसको जाना चाहिए था कैसे, जबकि इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल से दूर बेंड हो गया, और ये क्या हुआ, नॉर्मल के तरफ। तो इस कहानी में क्या था भाई, तो इस कहानी में था क्या कि अगर रेयरर से डेंसर में गया तो नॉर्मल के तरफ बेंड किया, और अगर डेंसर से रेयरर में आया, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आया, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में आया लाइट का रे, तो क्या हुआ, नॉर्मल से दूर चला गया, और इस एंगल को नॉर्मल के साथ जो बना रहे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रो जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए कि अलग अलग मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट है। अब इस डिफरेंट लाइट को हम लोग कंपेयर करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक टर्म क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखना चाहते हैं क्या कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एक टर्म आता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किताबों में इसको कई जगह आर आई से डिनोट किया जाता है, कई जगह एन से डिनोट किया जाता है, कई जगह म्यू से डिनोट किया जाता है। तो कहता क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कहता क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम is defined as the ratio of speed of light in air या फिर वैक्यूम। इस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक ना, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में लाइट का स्पीड और लाइट का स्पीड एयर या वैक्यूम में, और उस मीडियम में लाइट के स्पीड का क्या होता है, रेशियो होता है। मतलब अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो हम लोग लिखेंगे क्या कि ये होगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को पहले लिखेंगे या फिर वैक्यूम, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसमें क्या होगा। अब देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करेंगे तो n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट किया जाता है, और किसी मीडियम में लाइट के स्पीड को हम लोग v से डिनोट करेंगे, और n इक्वल टू कितना लिखेंगे, c अपॉन v, जहां पर वेयर c जो है आपका क्या है, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम में हम लोग मान के चलते हैं क्या कि लाइट का स्पीड करीब करीब सेम ही होता है, और c इक्वल टू होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा बात जो v है, ये v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम।
कि जिस मीडियम का हम लोग बात कर रहे हैं उस मीडियम में जो है सो लाइट की स्पीड क्या है। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर किसी गिवन मीडियम में लाइट की स्पीड दी हुई है तो हम यहां से लिख लेते हैं क्या, हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि n इक्वल टू अगर अपने पास है c बाय वी, तो हम लोग यहां से v इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो c अपॉन n लिख सकते हैं, है ना, c अपॉन n लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसका मतलब उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर या वैक्यूम में लाइट के स्पीड का 1/n टाइम्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां इसका मतलब क्या निकल रहा है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम indicate that the refractive index of any medium indicate that the speed of light in that medium is the refractive index of any medium, the refractive index of any medium ऑफ एनी मीडियम, यहां लिखिएगा ऑफ एनी मीडियम n इंडिकेट दैट, कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑफ एनी मीडियम n इंडिकेट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज 1/n टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, कि एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो इसका स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना टाइम्स है, उतना n टाइम। आप सीधे सीधे देखिएगा तो c कांस्टेंट है और आपको यहां से देखने को मिल जाएगा क्या कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मतलब जितना ज्यादा गुना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, या स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा। तो आप सीधे सीधे आप एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, या आप लिख सकते हैं क्या कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा बढ़ेगा स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतनी ही कम होगी। बात समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए जैसे हम लोग बात करें किस चीज का, वाटर का या फिर ग्लास का। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम लोग देखें क्या कि स्पीड ऑफ लाइट, आपसे पूछा जाए क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय the refractive index of any glass is 1.5। हम लोग मान लेते हैं क्या कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। तो इसका क्या मतलब है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं क्या कि जो n इक्वल टू होता है वो कितना होता है, c अपॉन v। हमारे पास n का वैल्यू दिया हुआ है कितना, c का वैल्यू हमारे पास पता है 3 × 10⁸ और नीचे v निकालना है, v को इधर ले आओ, 1.8 को इधर ले आओ, तो v इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 × 10⁸ बाई 1.5, 1.5 से 2 बार में 3 कट जाएगा, v का मतलब कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब कि वैक्यूम के अपेक्षा उसमें लाइट का स्पीड कितना है, 1.5 टाइम्स कम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 1.5 गुना क्या है, कम है। एक चीज और देखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T लिखेंगे मीटर पर सेकंड में और V भी लिखेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं बचेगा। इसका मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम के
1/2 टाइम्स। बात समझ में आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए कि अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि बताओ, क्वेश्चन में पूछे क्या कि बताओ कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जानते हैं भाई कि जो n इक्वल टू होता है वो क्या होता है, c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे भी हम लोग वही रखते हैं जिसका हमको स्पीड निकालना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यहां भी हम लोग क्या रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो जब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही रखेंगे दोनों तरफ, इसका मतलब क्या होगा कि n इक्वल टू मिल जाएगा इधर भी c और इधर भी कितना, और कट के कितना हो जाएगा 1। किसका, एयर का। तो हम लोग लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। लेकिन हम एक मीडियम को एयर रख रहे हैं जब, तो ये बात की जानकारी मिल रही है। अगर हम एक मीडियम को एयर नहीं रखें और कोई दूसरा मीडियम रख लें, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और देखिएगा आप, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर बात करें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब आप बात करिएगा तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कहेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बात क्या कहेगा आपसे, कहेगा क्या कि इट इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। अब इस बार एयर की कोई बात नहीं है, एक मीडियम रहा और एक मीडियम का अगर हम लोग दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आपसे पूछे ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए दो टर्म यूज किया जाता है, इसके लिए दो टर्म यूज किया जाता है क्या, तो एक टर्म हम लोग लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे ऐसे n2 1, आगे 1 और पीछे क्या, आगे 2 और पीछे क्या 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, कि जिसका निकालना है उसको पहले लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको पीछे लिखना है। इसी तरीके से आपसे यह भी कह दिया जाएगा क्या कि n1 2, अब इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, कि मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 2 पीछे और जिसका निकालना है वो क्या, आगे। और कहा जाता है ये कि अगर आपको n21 निकालना है तो आप क्या करें, n2/n1 लिखें। बात समझ में आ रहा है, कितना लिखें, n2/n1। या आपको अगर n12 निकालना है तो जिसका निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका कहां, नीचे। ये हो जाता है क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो कि हम लोग इसको देखना चाहते हैं थोड़ा अलग फॉर्म में। अलग फॉर्म में क्या कि अपने पास जो है सो एक सेपरेट ये कहानी है कुछ। अब इस कहानी में इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ये है तुम्हारा मीडियम 1 और ये है तुम्हारा क्या, मीडियम 2। बात समझ में आ रही है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें जो लाइट का स्पीड है वो है कितना, v1, और इसमें जो लाइट की स्पीड है वो है कितनी, v2। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, म्यू1 या n1 लिखेंगे, म्यू या n कुछ भी, तो n लिखते आए हैं तो n ही लिखते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, n2। अब देखो कि अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि n1 ग्रेटर देन n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि n1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, n2। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड कम, तो स्पीड कम इसका मतलब ये जो हो गया ये कैसा मीडियम हो गया, डेंसर।
और जिसमें स्पीड अधिक वो कैसा मीडियम हो गया, रेडर। तो जब लाइट की रे किसी डेंसर मीडियम से चलेगी और किसी रेडर मीडियम में आएगी भाई, तो रेडर मीडियम में जब आएगी लाइट की रे, तो लाइट की रे रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल के पास आएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। ये मान लो नॉर्मल से दूर चली गई। ये लाइट की रे एक आई यहां से और रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मल से दूर चली। अगर इस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, C/V1। और अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, C/V2। अभी हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हैं, जिसमें पढ़े हैं क्या कि n21 को जो लिखना है वो क्या लिखना है, n2/n1। जरा सा देखिए कि अगर n21 को हमको लिखना है तो n2 की जगह कितना लिखेंगे, C/V2, और n1 की जगह कितना लिखेंगे, C/, ये कितना हो जाएगा, C/V2 और इंटू V1 अपन कितना, C से C कैंसिल होगा और n21 जो निकल के आया वो आया कितना, n2/n1, और ये निकल के आया कितना, V1/V2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखो अगर स्पीड ऑफ लाइट रखनी हो तो तुम हमेशा से ही ध्यान रखना कि स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में अगर रखना हो तो जिसका निकालना हो ना, जिसका निकालना हो उसका स्पीड हमेशा नीचे रखना है, उसका स्पीड हमेशा क्या रखना है, नीचे। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n था तो इसका स्पीड हम कहां रखे, नीचे। आप रिलेटिव के टर्म में देखिए कि रिलेटिव के टर्म में देखिए कि हमको V2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था V1 के रिस्पेक्ट में, तो V2 का स्पीड कहां रखे और V1 जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको कहां। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, तो इसीलिए यहां कहानी क्या होगी, पलट जाएगी। बात समझ में आ रहा है? आप लोग इससे पहले एक बात और जानते होइएगा क्या, एक बात और जानते होइएगा क्या कि जो लाइट रे है, जो लाइट रे है, जो लाइट रे है, ये लाइट रे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट, तो ये वेव के फॉर्म में भी चलती है। लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये वेव के फॉर्म में भी चलेगी। अब वेव के फॉर्म में कोई भी पार्टिकल कैसे चलता है, जरा सा ध्यान देना कि वेव के फॉर्म में अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो ये ऐसे ऑसिलेट करते हुए चलता है ना। और इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और एक साइकिल कंप्लीट करने में ये जितना डिस्टेंस चलता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। और ये टी क्या है, टी क्या है, टाइम पीरियड। टी क्या है, टाइम पीरियड। कभी बचपन में पढ़े हुए होंगे कि 1 टाइम पीरियड अगर हम लोग निकालते हैं, 1 टाइम पीरियड निकालते हैं तो हमको मिलता क्या है, फ्रीक्वेंसी मिलता है। हमको क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अगर बात करें किस चीज का, स्पीड ऑफ लाइट का, अगर हम लोग बात करें किस चीज का, स्पीड ऑफ लाइट का, तो स्पीड ऑफ लाइट का अगर बात करें तो स्पीड इक्वल टू, तो हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन कितना, टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर v है तो v इक्वल टू डिस्टेंस इतना कितना ट्रेवल किया एक साइकिल में, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसको इतना में टाइम कितना लगा, t। इसी चीज को देखिए कि v इक्वल टू हम लोग लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं कि नहीं, और 1/t को हम लोग लैम्डा f लिख सकते हैं कि नहीं, जहां लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब देखिएगा कि किसी भी लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, लाइट f डिपेंड्स ऑन सोर्स, डिपेंड्स ऑन सोर्स, कि जो लाइट सोर्स है, जो टॉर्च मैंने जला दिया, उस सोर्स का फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? एक टॉर्च जला दिया तो उसका फ्रीक्वेंसी कभी बदलेगा नहीं, उसका हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एक जैसा मानेंगे। जैसे हम लोग लेजर लाइट को हेरेंट सोर्सेस का बात करते हैं, ठीक ना, लेजर लाइट जला दिए तो हमेशा एक जैसा फ्रीक्वेंसी देगा, उसका फ्रीक्वेंसी कभी बदलेगा नहीं। लेकिन जो वेवलेंथ होता है, जो आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है,
वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये चीज जो है लैम्डा, ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, तो डिपेंड ऑन मीडियम, कि अगर मीडियम बदल जाएगा तो लाइट का स्पीड वेवलेंथ क्या होगा, बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। अब ये लाइट चाहे हवा से गुजरे, पानी से गुजरे, आग से गुजरे, इसकी फ्रीक्वेंसी बदलने वाली नहीं है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो आप सोचिए कि जिस मीडियम का हम लोग बात कर रहे थे, इस सोर्स का ये जो लाइट रे आ रहा है, इसका अगर यहां फ्रीक्वेंसी एफ है तो यहां भी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एफ ही होगा। और अगर इस मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो इस मीडियम में इसका कितना हो जाएगा, लैम्डा 2। और अगर यहां पे मैं इसका V1 लिखना चाहूं तो V1 इक्वल टू कितना लिखूंगा, एफ लैम्डा 1। और अगर मैं यहां पर इसका V2 लिखना चाहूं तो ये कितना लिखूंगा, एफ लैम्डा 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि इसी डेरिवेशन में अगर मैं लिखूं N21 इक्वल टू N2 बाई N1, ठीक है, यहां तक V1 बाई V2 भी ठीक है, लेकिन V1 के जगह पर क्या मैं एफ लैम्डा 1 लिख सकता हूं, और V2 के जगह में क्या एफ लैम्डा 2 लिख सकता हूं। एफ से एफ क्या होगा, कटेगा, तो एफ से एफ कटेगा तो N21 जो बचेगा वो बचेगा N2 बाई N1 के इक्वल टू V1 बाई V2 के, और इक्वल टू क्या, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के। तो जिस भी टर्म में आपको चीजें गिवन रहे आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इतनी कहानी के बाद, इतनी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी के बाद जो हमारी मेन कहानी शुरू होती है, वो मेन कहानी शुरू होती है कहां से, तो मेन कहानी हमारी शुरू होती है कहां से, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस। कहां से शुरू होती है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से। अब ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या कहा जाता है, इसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहला लॉ तो सबको याद होता है। पहला लॉ क्या कहेगा कि जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, और जो है नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों चीज क्या होगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन सेम प्लेन, ये सारी चीजें सेम प्लेन में लाइज करती है, ये तो आता है। और जो दूसरा लॉ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। जो दूसरा लॉ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ, क्या कहता है ये, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, या साइन को आप कोसाइन भी लिखते हैं, ठीक ना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, ठीक ना, एंड साइन ऑफ, and sine of refracted angle, and sine of refracted angle। तो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल का मतलब इज अ कांस्टेंट। क्या कहता है कि जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल है, यानी कि साइन ऑफ एंगल आई और बाय साइन ऑफ एंगल आर, ये क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट का नाम दिया जाता है क्या, इसी कांस्टेंट का नाम दिया जाता है क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर तुम ध्यान से देखोगे कि हम लोग जिस दो मीडियम का बात किए हैं, एक मीडियम है ये, ऐसे लाइट रे आई, ऐसे बेंड कर गई, ये है एंगल आई और ये है एंगल आर, इसका है N1 और इसका है कितना, N2। बात समझ में आ रहा है। तो कहता है क्या कि आप जो N2 बाई N1 लिखते हैं, ये होता है क्या, यही साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर जो होता है, ये होता है किसके बराबर में, N2 बाय N1 के बराबर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, N21 बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब स्नेल्स लॉ में ये चीज में बड़ी कंफ्यूजन होता है आदमी को कि हम N1 ऊपर रखें कि N2 ऊपर रखें, दोनों का रेशियो होता है, हम ऊपर किसको रखें। तो इसके लिए मैं तुमको दिखाना चाहता हूं क्या, मैं तुमको दिखाना चाहता हूं क्या कि अगर मान लो कि यहां से यहां तक एक मीडियम है और मान लीजिए कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस से इस पर लाइट
हुई है इंसिडेंस। मान लिया जाए कि एक लाइट रे ऐसे आई और रिफ्रैक्शन के बाद इसने क्या किया, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना लिया, मान लो कुछ एंगल बना लिया, मान लो कैसा, एकदम ऐसा। कभी ऐसा हुआ कि लाइट रे जो है, कभी मान लो कि ऐसा हुआ क्या कि लाइट रे जो है तो इस पर क्या हुई कि थोड़ी ज्यादा एंगल पे इंसिडेंस हुई और इसने क्या किया, एंगल बना लिया कुछ ऐसा। मान लीजिए कि कभी लाइट रे क्या हुई, कुछ ज्यादा ही एंगल पे इंसिडेंस हुई, ठीक ना, और इसने जो है सो जो एंगल बना लिया क्या, कुछ ऐसा। हर बार देखिए आप कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये क्या है, अलग अलग है। लेकिन हर केस में स्नेल्स लॉ कहता है, अगर मान लीजिए ये एंगल I1 है और ये एंगल जो है सो R1 है, ये मान लीजिए कि I2 है और ये जो एंगल है आपका ये R2 है, ये जो एंगल है ये I3 है और ये जो एंगल है आपका ये R3 है। इस हर एक केस में कहता है क्या स्नेल्स लॉ कि आपका जो साइन ऑफ I1 होगा और बाई जो साइन ऑफ R1 होगा ये इक्वल ही होगा किसके, साइन ऑफ I2 बाई साइन ऑफ R2 के। ये जो है सो इक्वल ही होगा किसके, साइन ऑफ I3 बाई साइन ऑफ R3 के। ये सारे क्या मिलेंगे आपको, कांस्टेंट मिलेंगे। और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है तो आपको ये सारे कांस्टेंट जो मिलेंगे, ये सारे कांस्टेंट किसके बराबर में मिलेंगे, N2 बाई N1 के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, N21। अब इसको याद कैसे रखा जाए, स्नेल्स लॉ को। तो स्नेल्स लॉ को याद रखने के लिए तुम बस एक लाइन याद रखो, मान लो कि ये है कोई सा मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। कोई इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल से टकराया, कोई इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट पॉइंट पे टकराया और टकराने के बाद ये नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए क्या करेगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। कुछ एंगल बनाते हुए क्या करेगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो जो एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया उसको क्या बोलेंगे, एंगल I। जो एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल ने बनाया वो क्या बोलेंगे, R। आपको स्नेल्स लॉ याद कैसे रखना है, जिस पर जरा सा गौर फरमाइएगा। आपको स्नेल्स लॉ है याद रखना कैसे, कि जिधर का एंगल उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे इसको लिखना है कैसे, N1 तो साइन I इक्वल टू जिधर का एंगल उधर का एंगल कितना, साइन R। बस ऐसे याद रखना, जिधर का एंगल उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिधर का एंगल उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ऊपर का N1 लिए तो ऊपर का एंगल लिए, नीचे का N2 लिए तो नीचे का एंगल लिए, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। अब जरा सा देखो कि साइन I को क्या करते हैं, कि साइन I को इधर ही रहने देते हैं और साइन R को हम उधर से ले आते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा। इक्वल टू उस तरफ बचेगा कितना और इधर से आएगा कितना, यही तो है। तो याद रखने के लिए आप क्या याद रखेंगे, याद रखने के लिए आप रखेंगे सीधा सा बात, क्या याद रखने के लिए कैसे, याद कैसे रखना है, याद रखना है ये, याद रखना है ये कि जिधर का एंगल उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिधर का एंगल उधर का क्या, RI। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि स्नेल्स लॉ पे प्रॉब्लम कैसे पूछा जाएगा। तो स्नेल्स लॉ पे प्रॉब्लम आने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, कि कह रहा है कि मान लीजिए कि ये एक मीडियम है, इस मीडियम पे लाइट रे ऐसे आई, नॉर्मल से टकराई और ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। ये जो है एंगल I इक्वल टू आपको दे दिया कितना, 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, कितना दे दिया, 60 डिग्री। कह रहा है आपको कि इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N, ये है N1, और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ये आपको दे दिया कितना, ये आपको दे दिया कितना, √3। दो अलग अलग मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपसे कह रहा है क्या कि एंगल R का वैल्यू बताओ कितना होगा, फाइंड एंगल R, एंगल R बताओ। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम क्या करो, लगा दो क्या, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ लगाने के लिए, स्नेल्स लॉ लगाने के लिए आपको करना क्या है, एक लाइन याद रखना है कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, यानी कि N1 साइन I इक्वल टू कितना, N2 साइन कितना
आर। n1 का वैल्यू 1 है और साइन आई का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। n2 का वैल्यू कितना है और साइन आर का वैल्यू हमको पता, देखो तो 1 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता, इक्वल टू √3 इंटू साइन आर हमको पता नहीं है, √3 को इधर ले आओ, तो √3/2 पहले से था और √3 एक और आ गया डिवाइड में, बचा किसके बराबर, साइन आर के बराबर। √3 से √3 गया, 1/2 इक्वल टू बचा कितना, साइन आर। तो एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा, कितना डिग्री, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता, 1/2। ये है क्या आपका स्नेल्स लॉ। बात समझ में आ रहा है। एक दूसरा छोटा सा प्रॉब्लम देख लीजिए आप, एक दूसरा छोटा सा प्रॉब्लम देख लीजिए कि मान लीजिए कि यहां पर मान लीजिए कि इस बीच में जो है, तो ये है क्या ग्लास, इधर है क्या एयर, इधर है क्या एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना 1 और ये ग्लास है इसका मान लो कितना 1.5। कह रहा है क्या कि एक लाइट रे, अब बताओ एयर और ग्लास में रेयर मीडियम कौन सा है, एयर है। तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करेगा भाई, तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करेगा, तो एयर से ग्लास में एंटर करेगा तो नॉर्मल के नजदीक आएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल के नजदीक आएगा। फिर यहां पर क्या करो तुम, एक नॉर्मल ड्रॉ करो। अब देखो कि जब लाइट रे ये अब डेंसर से रेयर में आ रहा है, तो लाइट रे जब डेंसर से रेयर में आएगा तो कहां जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब ये लाइट रे यहां से आया है, ऐसे आया है और यहां से ये दूर चला गया है। अब आपको कह रहा है क्या कि ये वाला एंगल है आपका आई, ये वाला एंगल है आपका क्या आर। तो आप बताइए कि ये ई बराबर कितना होगा, और ऑप्शन में दे दिया एक आई, दूसरा दे दिया आई प्लस आर, तीसरा दे दिया आर और चौथा दे दिया आई माइनस आर। आपको कैसे करना है ये जरा सा ध्यान से देखिएगा। आप देखिए तो कि ये दोनों नॉर्मल पैरेलल होगा क्या, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल होगा क्या, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर पैरेलल होगा, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा। और ये अगर एंगल आर है तो ये वाली एंगल भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब देखो कि फर्स्ट सरफेस इसको मान लो, इसको मान लो क्या फर्स्ट सरफेस, और इसको क्या मान लो सेकंड सरफेस। अब हम लोग करते क्या है कि स्नेल्स लॉ लगाते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, तो ऊपर का एंगल कितना साइन आई, इक्वल टू इसको n1 मान लो और इसको n2 मान लो, n2 इक्वल टू 1.5 है तो ये भी n1 ही हो जाएगा, एयर का है तो n1 साइन आई बराबर जो होगा वो कितना होगा n2 साइन आर। फर्स्ट सरफेस के लिए ये हुआ। स्नेल्स लॉ लगाइए, स्नेल्स लॉ फॉर सेकेंड सरफेस। तो अगर आप सेकेंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो सेकेंड सरफेस के लिए जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो देखिए सेकेंड सरफेस में जहां से लाइट आ रही है n2 साइन, उधर का एंगल कितना r, और इक्वल टू जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 साइन कितना एंगल e। बात समझ में आ रहा है। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर इसको बोल दो थोड़ा देर के लिए, क्या इसको बोल दो क्या a, इसको बोल दो b, तो n2 साइन r इधर भी हो जाएगा क्या, और इसको बोल दो क्या c। तो देखो a बराबर है b के, अब b बराबर है c के, तो a बराबर जो है सो हुआ b, या b बराबर हुआ कितना, इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा कि नहीं। तो a है कितना भाई n1 साइन i बराबर c है कितना n1 साइन e, n1 से n1 गया, साइन i बराबर साइन e बचा, तो इसका मतलब i बराबर कितना हो गया, और ऑप्शन कौन सा हो गया आपका। बात समझ में आई कि नहीं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। अगले दिन हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन में पानी में अगर कोई हम सिक्का डाल दें तो सिक्का हमको उठा हुआ लगता है, तो पानी का जो एक्चुअल हाइट है उसको हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ, और जहां हमको लगता है उसको बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना काफी है, पढ़ के आइएगा।